Again, welcome back to All About Mathematics. If you like our content, don't forget to like, share and subscribe our channel. So in this video, we are going to discuss complete solution of abstract algebra from June 2018 question paper. So June 2018 question paper में total 7 क्वेश्चन आस्क किए गए हैं पार्ट एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के पार्ट से. सो 7 क्वेश्चन है जिसमें से 2 क्वेश्चंस आर फ्रॉम पार्ट बी एंड रेस्ट 5 क्वेश्चंस आर फ्रॉम पार्ट सी. सो इस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की सॉल्यूशन सीरीज में हम रिंग थ्योरी, नंबर थ्योरी एंड ग्रुप थ्योरी, इनमें सब में जो क्वेश्चन पूछे गए एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से रिलेटेड सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर 37. Question is from group theory. In this question given that let S7 denote the group of permutation of the set 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Which of the following is true? हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा. फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है देयर आर नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 6 इन S7. ऑप्शन बी कह रहा है देयर आर नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 7 इन S7. थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है there are no element of order 8 in S7 and then last statement कह रहा है there are no element of order 10 in S7. so यहाँ S7 की बात की है. S7 परमुटेशन ग्रुप है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 का. देन यहाँ से S7 में हमें बताना है कौन से ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा. सो अगर सॉल्यूशन देखें देन किसी भी S7 में किस टाइप के एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, किस किस ऑर्डर के एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, देन वो उसके पार्टीशन पे डिपेंड करता है. देन अगर 7 के लिए पार्टीशन करें, पार्टीशन ऑफ 7, देन वो आएगा 1 + 1 + 7 टाइम. सिमिलरली इस टाइप से हम इसके पार्टीशन कर सकते हैं. सो अगर इनके पार्टीशन करें देन पार्टीशन से हम एलिमेंट का ऑर्डर बता सकते हैं. यहाँ से इस पार्टीशन में जितने भी नंबर्स आए हैं उन सबका अगर एलसीएम ले देन वो एलसीएम जो आएगा वो होगा ऑर्डर ऑफ एलिमेंट. सो यहाँ से अगर 1, 1 वाले पार्टीशन में देखें देन एलसीएम सारे 1 का एलसीएम क्या आएगा 1. सो इस एलिमेंट का ऑर्डर 1 होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा ये. एंड देन सिमिलरली यहाँ से 5 टाइम 1 एंड 1 टाइम 2 आएगा. देन इसका एलसीएम क्या होएगा, यहाँ से सारे 1 का एलसीएम 1 एंड देन 1 एंड 2 का एलसीएम ओवरऑल 2 आएगा. सो यहाँ से ऑर्डर 2 का एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा. सिमिलरली यहाँ से 4 टाइम 1 एंड 3 आएगा. देन इनका एलसीएम 3 एंड देन सोन अगर चलते जाए यहाँ से 4 एलसीएम आ रहा है, यहाँ से 5 एलसीएम आ रहा है, यहाँ से 6 आएगा एंड देन यहाँ से 7 आएगा. एंड देन इससे आएगा हमारे पास 2 एलसीएम, क्योंकि एलसीएम ऑफ 2 एंड 2 4 नहीं होता, एलसीएम ऑफ 2 एंड 2 = 2. देन यहाँ से एलसीएम 2 आ जाएगा. सिमिलरली यहाँ से 2 आएगा, 3 का एलसीएम 3, 2 एंड 3 का एलसीएम 6, 5 एंड 2 का एलसीएम 10 एंड देन 3 एंड 4 का एलसीएम 12. सो यहाँ से किस किस ऑर्डर के एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं. अगर ऑप्शंस की बात करें, ऑप्शन में कहा गया देयर इज नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 6, बट यहाँ से 3 एंड 2 का एलसीएम यहाँ से 6 आया, देन यहाँ से ऑर्डर 6 के एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं. सो ऑप्शन ए डिस्कार्ड हो गया. सिमिलरली 7 के लिए कहा गया ऑर्डर 7 का एग्जिस्ट नहीं करा, बट यहाँ से 7 का पार्टीशन जब हम 7 ही लेंगे देन इस केस में एग्जिस्ट एलिमेंट कर रहा है यहाँ से ऑर्डर 7 का. सो ऑप्शन बी भी डिस्कार्ड हो गया. ऑप्शन डी अगर देखें, ऑप्शन डी कह रहा है देयर इज नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 10, बट यहाँ से 2 एंड 5 के केस में एलसीएम 10 आ रहा है, दैट्स वाई ऑर्डर 10 का भी एग्जिस्ट कर रहा है. बट यहाँ से कहीं भी ऑर्डर 8 का एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा. सो ऑर्डर 8 का एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, दैट्स वाई यहाँ से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा. देयर आर नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 8 इन S7. सो यहाँ से सिंपली हमने पार्टीशन निकाल के 7 के फाइंड आउट कर लिया कि ऑर्डर 8 का एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा. सो यहाँ से ऑप्शन सी करेक्ट हो गया. Now come to the next question. So in the next question given that question number 38, this question is also from part B and question is from group theory. then यहाँ से group homomorphism की बात की गई. the number of group homomorphisms from Z10 to Z20. so Z10 to Z20 के बीच में हमें group homomorphism बतानी कितनी होगी 0, 1, 5 and 10. सो अगर नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की बात करें देन हमारे पास ये डायरेक्ट रिजल्ट है. नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Zm टू Zn इज इक्वल्स टू GCD ऑफ Mn. सो यहाँ से हमें किसकी बात करनी है 10 से 20 पे. सो यहाँ से कितनी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगी GCD ऑफ 10 एंड 20. सो GCD ऑफ 10 एंड 20 कितना होता है GCD ऑफ 10 एंड 20 इक्वल्स टू 10 आएगा. दैट इज वाई यहाँ से टोटल 10 ग्रुप होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगी. सो यहाँ से ऑप्शन डी करेक्ट हो गया. सो यहाँ से सिंपली हमें अगर रिजल्ट पता हो तो विद इन 2 सेकेंड्स हम इसे सॉल्व कर सकते हैं. अदरवाइज हम पूरा अगर ग्रुप का मैपिंग निकालें उससे कितने पर कौन से पे कितने मैपिंग होगी देन वो थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगी. देन अगर रिजल्ट पता हो तो विद इन
तो सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से हमने पार्ट बी के दोनों क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अब चलते हैं पार्ट सी पे। दिस वन इज फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ पार्ट सी, बुकलेट कोड ए के क्वेश्चन है ये सारे। देन क्वेश्चन नंबर 83. Then question is from part C and then question is from number theory. In this question given that let S be the set of all polynomials with integer coefficient satisfying f of x is congruent modulo 1, f of x is congruent to 1 modulo of x minus 1 and f of x is congruent to 0 modulo x minus 3. Then which of the following statements are true? फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है S is empty, सेकंड कह रहा है S is singleton, थर्ड कह रहा है S is finite non empty set एंड देन लास्ट ऑप्शन कह रहा है S is countable infinite. देन चारों ऑप्शन S पे ही बेस्ड है, S को एम्प्टी, सिंगलटन या फिर नॉन एम्प्टी या फिर काउंटेबली इनफाइनाइट बता रहे हैं. देन S यहाँ पे क्या दिया हुआ है? S be the set of polynomials f of x. मतलब f of x जो भी पोलिनोमियल्स हैं उन सबका एक सेट है S, ये दिया गया S. देन S के बारे में बताना है S कैसे होगा. सो f of x इन दो रिलेशन को फॉलो करता है. f of x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो x माइनस 1 एंड f of x इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड्यूलो x माइनस 3. देन हम बताना है सो अगर f of x x की सारी इंटीजर वैल्यू के लिए सारी इंटीजर कोफिशिएंट वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करें. सो अगर x की कोई भी एक इंटीजर वैल्यू स्पेसिफिकली कोई भी आप ले सकते हो. सो अगर लेते हैं हम लोग यहाँ पे x इक्वल्स टू 5. सो अगर x इक्वल्स टू 5 लेंगे देन f of x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो x माइनस 1, तो सिंप्लीफाई हो जाएगा यहाँ से f of 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 4. एंड देन जो दूसरी इक्वेशन है f of x इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड्यूलो x माइनस 3, देन ये सिंप्लीफाई हो जाएगी यहाँ से f of 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड्यूलो 2. तो यहाँ से ये सिंप्लीफाई होगी. सो इफ a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो m हो, if and only if m divides a minus b, then अगर यहाँ से इस रिलेशन को सिंप्लीफाई करें देन यहाँ से f of 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 4 है. देन ये क्या इम्प्लाई कर रहा है यहाँ से इस रिलेशन से कि 4 डिवाइड करता है 4 डिवाइड्स 5 f5 माइनस 1 एंड देन यहाँ से f5 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड्यूलो 2. देन ये इम्प्लाई करता है 2 डिवाइड्स f of 5. देन हमारे पास यहाँ से दो रिजल्ट बने. सो इफ 2 डिवाइड्स f5 देन ये इम्प्लाई क्या कर रहा है? ये इम्प्लाई कर रहा है f of 5 हमारे पास यहाँ से एक इवन नंबर होगा तभी ये रिलेशन फॉलो हो सकता है, अदरवाइज कैसे होगा? सो दिस वन इज इम्प्लाइंग f of 5 इज इवन नंबर एंड देन यहाँ से इम्प्लाई कर रहा है 4 डिवाइड्स f5 माइनस 1. देन ये इम्प्लाई कर रहा है यहाँ से हमने कहा है f of 5 एक इवन नंबर हो. सो f of 5 माइनस 1 क्या होगा? ऑड नंबर. सो ये आ गया ऑड नंबर और यहाँ हम कह रहे हैं 4 डिवाइड करता है ऑड नंबर को. ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि 4 भी अगर किसी को डिवाइड करता है वो फर्स्ट कंडीशन तो उसकी है वो इवन ही होना चाहिए, अदरवाइज 4 भी उसे डिवाइड नहीं कर सकता. बट यहाँ से हम कह रहे हैं 4 डिवाइड f5 माइनस 1. देन ये यहाँ से हमारे पास क्या आ गया? कंट्राडिक्शन जो फॉलो नहीं हो सकता. सो दिस वन इज इम्प्लाइंग यहाँ से ऐसा कोई एलिमेंट ही एग्जिस्ट नहीं करता जो दोनों रिलेशन को फॉलो कर सके. f of x माइनस f of x is congruent to 1 mod x minus 1 and f of x is congruent to 0 mod x minus 5 x minus 3. इन दोनों रिलेशन को फॉलो नहीं कर सकता कोई भी फंक्शन. सो दिस वन इज इम्प्लाइंग यहाँ से कोई भी ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा और अगर ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा देन s इन सारे पॉलिनोमियल्स का सेट है. देन दिस वन इज इम्प्लाइंग s इक्वल्स टू 5. s 5 आ गया और s अगर 5 आ गया देन ये इम्प्लाई कर रहा है s इज एम्प्टी सेट. तो यहाँ से ऑप्शन ए सिंपली करेक्ट आ जाएगा. So now come to the next question. So in the next question, question number 84. In this question given that let G equals to S3 be a permutation group of 3 symbols, then G is isomorphic to a subgroup of cyclic group. Second option है there exists a cyclic group H such that G maps homomorphically onto H. ऑप्शन सी कह रहा है G इज प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक ग्रुप्स एंड देन लास्ट ऑप्शन कह रहा है देयर एग्जिस्ट अ नॉन ट्रिवियल ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम G टू एडिटिव ग्रुप Q प्लस ऑफ रैशनल नंबर्स. सो इस क्वेश्चन के लिए भी हम 1 बाय 1 सारे ऑप्शंस कंपेयर करते हैं देन कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा. सो यहाँ गिवन क्या है क्वेश्चन में? एक तो G हमें S3 परमुटेशन ग्रुप दिया हुआ है एंड देन फर्स्ट ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑप्शन क्या है? G इज आइसोमॉर्फिक टू सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप. G आइसोमॉर्फिक है किसी साइक्लिक के ग्रुप के सब ग्रुप के.
यानी S3 आइसोमॉर्फिक है किसी साइक्लिक ग्रुप के सब ग्रुप की। सो हमें ये पता है Sn, यहाँ से हमें Sn अगर कोई भी Sn हो वेयर n इज ग्रेटर देन 3, कोई भी परम्यूटेशन ग्रुप हो वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 इज अ नॉन अबेलियन ग्रुप। सो अगर कोई ग्रुप नॉन अबेलियन है देन दिस वन इज इम्प्लाइंग नॉन साइक्लिक भी होगा वो। सो अगर वो नॉन साइक्लिक है तो अगर ये सब ग्रुप होगा किसी साइक्लिक ग्रुप का, तो सब ग्रुप, और ये भी हमें पता है सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज ऑलवेज साइक्लिक। सो सब साइक्लिक ग्रुप का सब ग्रुप भी साइक्लिक होगा। तो यहाँ से हमें कहा गया है कि ये हमारे पास जो जी है ये किसी साइक्लिक ग्रुप के सब ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होगा। ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि साइक्लिक ग्रुप का जो सब ग्रुप होगा वो तो होगा साइक्लिक, और अगर वो साइक्लिक है बट हमारे पास यहाँ से S3 ये नॉन साइक्लिक ग्रुप है, देन कोई भी नॉन साइक्लिक ग्रुप किसी साइक्लिक ग्रुप के आइसोमॉर्फिक पॉसिबल नहीं है। देन ये इंप्लाई करता है यहाँ से ऑप्शन ए डिस्कार्ड हो गया। ठीक है, ऑप्शन ए डिस्कार्ड हो गया। ऑप्शन सी अगर देखें, ऑप्शन सी कह रहा है जी इज प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक ग्रुप्स। तो साइक्लिक ग्रुप्स का जैसे प्रोडक्ट, लाइक अगर कोई भी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होगा देन हमेशा कोई भी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप Zm के आइसोमॉर्फिक होता है। सो Zm क्रॉस Zn हमने दो साइक्लिक ग्रुप्स ले लिए। तो ये दो साइक्लिक ग्रुप अगर GCD ऑफ M एंड N इक्वल्स टू 1 होगा देन इस केस में तो ये साइक्लिक होगा Zm क्रॉस Zn, और अगर डज नॉट इक्वल्स टू 1 होगा GCD ऑफ M एंड N देन ये नॉन साइक्लिक ग्रुप होगा बट ये अबेलियन ज़रूर होगा। सो इस केस से हम ये बता सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज ऑलवेज अबेलियन। प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक ग्रुप कैन बी साइक्लिक और नॉन साइक्लिक, बट प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज ऑलवेज अबेलियन। साइक्लिक ग्रुप का प्रोडक्ट हमेशा अबेलियन होगा। सो ऑप्शन सी हमें कह रहा है जी इज प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक ग्रुप। सो जी साइक्लिक ग्रुप का प्रोडक्ट कैसे हो सकता है? क्योंकि अगर जी साइक्लिक ग्रुप का प्रोडक्ट होगा देन जी भी हमारे पास साइक्लिक होगा, जी हमारे पास अबेलियन होगा एटलीस्ट, बट हमें पहले ही कह दिया Sn व्हेन n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 नॉन अबेलियन ग्रुप होता है। सो दिस वन इज इम्प्लाइंग यहाँ से S3 भी हमारे पास नॉन अबेलियन है। सो ये नॉन अबेलियन है, ये देन ये प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक ग्रुप नहीं हो सकता। सो यहाँ से ऑप्शन सी भी डिस्कार्ड हो गया। सो ए और सी तो डिस्कार्ड हो गया। नाउ कम टू द लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी पहले डिस्कस करते हैं। देयर एग्जिस्ट अ नॉन ट्रिवियल ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम G टू एडिटिव ग्रुप Q प्लस ऑफ रैशनल नंबर। मतलब यहाँ एक नॉन ट्रिवियल ग्रुप होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट कर रही है S3 टू Q प्लस पर। सो S3 टू Q प्लस यानी रैशनल का एडिशन ग्रुप पे होमोमॉर्फिज्म नॉन ट्रिवियल एग्जिस्ट कर रही है। ऑप्शन डी ये कह रहे हैं। सो फाइनाइट ऑर्डर एलिमेंट कैन नेवर मैप टू इनफाइनाइट ऑर्डर एलिमेंट। मतलब किसी भी होमोमॉर्फिज्म में फाइनाइट ऑर्डर का जो एलिमेंट होगा वो फाइनाइट ऑर्डर के एलिमेंट पे ही मैप होगा। सो Q प्लस में सिर्फ एक ही एलिमेंट है फाइनाइट ऑर्डर का, वो भी आइडेंटिटी एलिमेंट 0। सो वो फाइनाइट ऑर्डर के बाकी जो सारे एलिमेंट होंगे वो इनफाइनाइट ऑर्डर के होंगे। देन कोई भी फाइनाइट ऑर्डर का एलिमेंट फाइनाइट ऑर्डर पे मैप होता है। सो S3 में सारे एलिमेंट्स का ऑर्डर फाइनाइट है, 1, 2 और 3 इस टाइप से एलिमेंट के ऑर्डर है। तो यहाँ से सिर्फ फाइनाइट ऑर्डर के एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये सारे मैप किस पे होंगे? ये सारे मैप होंगे आइडेंटिटी एलिमेंट पे। सो एक ही एलिमेंट पे मैप हो रहे हैं आइडेंटिटी पे। देन दिस वन इज इम्प्लाइंग यहाँ से जो भी होमोमॉर्फिज्म बनेगी वो ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म होगी, क्योंकि बाकी सारे एलिमेंट इनफाइनाइट है और फाइनाइट ऑर्डर का एलिमेंट सिर्फ फाइनाइट ऑर्डर पे मैप होगा। देन ये सारे ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म बनाएंगे। सो दिस वन इज इम्प्लाइंग यहाँ से ऑप्शन डी भी डिस्कार्ड हो गया कि क्योंकि ऐसी कोई मैपिंग होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट ही नहीं करती नॉन ट्रिवियल ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। सो ऑप्शन ए डिस्कार्ड हो गया, ऑप्शन सी डिस्कार्ड हो गया, ऑप्शन डी डिस्कार्ड हो गया। सो बचा सिर्फ एक ही ऑप्शन। सो हम डायरेक्टली ऑप्शन बी को करेक्ट कर सकते हैं। सिंपल कंसेप्ट लगा के हमने यहाँ से ऑप्शन बी करेक्ट कर दिया है, जो कह रहा है देयर एग्जिस्ट अ साइक्लिक ग्रुप H सच दैट G मैप्स होमोमॉर्फिकली onto H. So now come to the next question. So this one is question number 85. In this question given that let G be a group with cardinality of G equals to 96. Suppose that H and K are subgroups of G with cardinality of H equals to 12 and cardinality of K equals to 16. Then option E पूछ रहा है H intersection K equals to E. ऑप्शन सेकंड कह रहा है H intersection K does not equals to E. थर्ड ऑप्शन कह रहा है H intersection K is abelian and then लास्ट ऑप्शन कह रहा है H intersection K is not abelian. सो वन बाय वन ऑप्शंस देखेंगे बट चारों ऑप्शन H intersection K पर ही बेस्ड है। यहाँ से उसकी कार्डिनलिटी की बात की गई, वो E होगा या E से बड़ा होगा, एंड देन बाकी उसके अबेलियन और नॉन अबेलियन पे पूछा गया। तो यहाँ से हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है? जी एक ग्रुप दिया हुआ है जिसकी कार्डिनलिटी 96 है, एंड देन उसके दो सब ग्रुप H एंड K है जिनकी कार्डिनलिटी
12 and 16 रेस्पेक्टिवली। देन हमें H इंटरसेक्शन K की बात करनी है। सो अगर H since H and K are subgroups of G, then H intersection K is also a subgroup of G। हमें रिजल्ट पता है। देन हमें यहाँ गिवन है H इंटरसेक्शन K तो सबग्रुप होगा, ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया है स्टेटमेंट से। बट H and K are subgroup of G, then HK is also a subgroup of G, depend only if HK equals to KH। सो अगर HK equals to KH हो एंड H और K दोनों सबग्रुप हो G के, देन HK भी एक सबग्रुप होगा G का। बट H इंटरसेक्शन K तो डेफिनेटली होगा, ये कंडीशन होने के बाद तो HK होगा। बट यहाँ से हमने ये तो फाइंड आउट कर लिया H इंटरसेक्शन K तो डेफिनेटली इसका सबग्रुप होगा। एंड HK सबग्रुप तो इस केस में होगा, बट HK सबसेट तो होगा ही G का। सो HK अगर सबसेट होगा देन ये क्या डिफाइन कर रहा है, कार्डिनलिटी ऑफ HK मस्ट बी लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ G। HK की कार्डिनलिटी G से तो लेस होगी। सो यहाँ से अगर HK सबग्रुप होता देन उसके लिए स्टेटमेंट होता कार्डिनलिटी ऑफ HK इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ H इंटू कार्डिनलिटी ऑफ AK बाई कार्डिनलिटी ऑफ HK। सो यहाँ से HK की कार्डिनलिटी क्या बन रही है, अगर H इंटरसेक्शन K इक्वल्स टू E हो जाए देन यहाँ से क्या इम्प्लाई होगा, कार्डिनलिटी ऑफ H इंटरसेक्शन K इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। देन इस फॉर्मूला में हमने ये वैल्यू पुट कर देनी है। सो HK की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, H की कार्डिनलिटी हमें 12 दी गई, K की कार्डिनलिटी हमें 16 दी गई, H इंटरसेक्शन K की वैल्यू यहाँ से 1 आ गई। सो ये आ गई 12 इंटू 16 इक्वल्स टू 192। बट हमने यहाँ कहा है कि HK एक सबसेट तो होगा G का, सबसेट होने के साथ ही HK की कार्डिनलिटी लेस हो जाएगी G से। बट यहाँ से G की कार्डिनलिटी तो हमें 96 गिवन है और HK की कार्डिनलिटी यहाँ से 192 आ गई, तो ये तो लेस देन नहीं हुई। सो ये कंट्रडिक्शन कंडीशन आ गई। सो ये इम्प्लाई कर रहा है यहाँ से हमने जो ये लिया है H इंटरसेक्शन K डज नॉट इक्वल्स टू E आएगा। सो यहाँ से H इंटरसेक्शन K डज नॉट इक्वल्स टू E आ गया, और अगर ये डज नॉट इक्वल्स टू E आया है देन यहाँ से ऑप्शन ए डिस्कार्ड हो गया एंड ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। ठीक है, दो ऑप्शंस तो हो गए। देन अब ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी पे आते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है H इंटरसेक्शन K इज़ अबेलियन एंड ऑप्शन डी कह रहा है H इंटरसेक्शन K इज़ नॉट अबेलियन। सो अगर इस पर डिस्कशन करें देन इनमें से एक ऑप्शन तो डेफिनेटली करेक्ट हो। तो यहाँ से कार्डिनलिटी ऑफ G इक्वल्स टू 96 है, कार्डिनलिटी ऑफ H इक्वल्स टू 12 एंड कार्डिनलिटी ऑफ K इक्वल्स टू 16 है। सो कार्डिनलिटी ऑफ H इंटरसेक्शन K कैन बी, इनके जो कॉमन डिवाइजर्स होंगे वो हो सकता है। तो इनके कॉमन डिवाइजर्स कौन से होंगे, 1, 2 एंड 4। सो 1, 2 एंड 4 ही इसकी कार्डिनलिटी हो सकती है, इन्हीं में से कोई इसकी कार्डिनलिटी। सिंस हमने प्रीवियस ऑप्शंस में ए एंड बी में डिफाइन किया है इनकी H इंटरसेक्शन K कैन नॉट इक्वल्स टू E, देन दिस वन इज इम्प्लाइंग कार्डिनलिटी ऑफ H इंटरसेक्शन K डज नॉट इक्वल्स टू 1। सो ये इम्प्लाई करता है या तो 2 होगी इसकी कार्डिनलिटी या 4 होगी। सो यहाँ से अगर 2 होती है देन H इंटरसेक्शन K की कार्डिनलिटी अगर P होगी, 2 एक प्राइम नंबर है। सो अगर प्राइम नंबर होगी देन H इंटरसेक्शन K जो सब ग्रुप बनेगा वो साइक्लिक होगा, और हमें पता है सारे साइक्लिक ग्रुप अबेलियन होंगे, देन इस केस में तो ये अबेलियन होगा। सो और अगर H इंटरसेक्शन K इक्वल्स टू 4 हुई इसकी कार्डिनलिटी, सो 4 होने के केस में P स्क्वायर होगी कार्डिनलिटी, और हमें पता है P स्क्वायर कार्डिनलिटी के सारे ग्रुप्स अबेलियन होंगे। सो इस केस में भी यहाँ से H इंटरसेक्शन K अबेलियन ही होगा। सो ये इम्प्लाई करता है हर केस में H इंटरसेक्शन K हमारा जो ग्रुप बन रहा है वो अबेलियन होगा। दैट इज़ वाई यहाँ से ऑप्शन सी करेक्ट हो गया एंड ऑप्शन डी डिस्कार्ड हो गया। तो यहाँ से इस क्वेश्चन में ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी दोनों करेक्ट ऑप्शंस है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 86. In this question given that which of the following statements are true. First statement कह रहा है a subring of an integral domain is an integral domain. Second statement कह रहा है a subring of an UFD unique factorization domain is UFD. Third statement कह रहा है the subring of PID is PID principal ideal domain की subring भी principal ideal domain ही होगी. And then last option है a subring of Euclidean domain is an Euclidean domain. सो यहाँ से इसे भी इस क्वेश्चन को भी हम काउंटर एग्जाम्पल से ही करेंगे। मोस्टली हमने रिंग थ्योरी के सारे क्वेश्चन काउंटर एग्जाम्पल से ही डिस्कस किए, और साथ ही अगर डायरेक्ट रिजल्ट्स पता हो तो उनसे कर लिए। सो इसमें रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, रिंग थ्योरी के रिजल्ट अगर ध्यान हो देना हम इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑप्शन बी से स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है सबरिंग ऑफ एन यूएफडी इज एन यूएफडी।
यूएफडी की सारी सबरिंग यूएफडी होती है। सिंस सी तो एक फील्ड है, अगर फील्ड है देन ये डेफिनेटली एक यूएफडी होगा। सो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो फील्ड होता है वो यूएफडी होगा। सो अगर वो यूएफडी है देन इसकी सबरिंग हमें पता है z√5, z√-5, तो ये एक यूएफडी नहीं होगी व्हेनेवर। तो यहाँ से जब भी इसकी वैल्यू 5 से लेस होगी देन इस केस में यहाँ से यूएफडी होगी, बट ये यूएफडी नहीं है। सो अगर ये यूएफडी नहीं है देन ये इम्प्लाई कर रहा है सी तो हमारे पास यूएफडी है बट उसकी सबरिंग हमारे पास यूएफडी नहीं है, दैट इज वाई ऑप्शन बी तो डिस्कार्ड हो गया। सिमिलरली ऑप्शन सी डिस्कस करते हैं। अब हमारे पास क्यू रैशनल नंबर्स का फील्ड है। सो रैशनल नंबर्स का फील्ड है देन क्यू एक्स पी आई डी होगी। क्यू एक्स तो पी आई डी है बट इसकी सबरिंग जेड एक्स ना तो पी आई डी है ना ही ई डी है। सो ये इम्प्लाई करता है, ये काउंटर एग्जाम्पल हमारे पास ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी के लिए सेटिस्फाई हो रहा है। सबरिंग ऑफ पी आई डी इज पी आई डी, सो ऑप्शन सी डिस्कार्ड हो गया। सिमिलरली ऑप्शन डी डिस्कार्ड हो गया, सबरिंग ऑफ ई डी इज एंड नॉट एन ई डी। तो ये क्योंकि क्यू तो हमारे पास फील्ड है, सो फील्ड है दैट इज वाई ये पी आई डी एंड ई डी दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। बट ऑप्शन सी एंड डी जेड एक्स ना तो पी आई डी है ना ही ई डी है, दैट इज वाई ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी दोनों डिस्कार्ड हो गए। सो इस क्वेश्चन में बी सी एंड डी तीनों ऑप्शन डिस्कार्ड हो गए। सो बचा कौन सा ऑप्शन, सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, दैट इज वाई वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अ सबरिंग ऑफ एन ई डी ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन इज एन इंटीग्रल डोमेन। सो यहाँ से ऑप्शन ई करेक्ट हो गया। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So this one is question number 87. In this question given that let fx belongs to zx be a monic polynomial, then the roots of f, then f के roots होंगे। ऑप्शन ए कह रहा है can belongs to z, ऑप्शन बी कह रहा है always belongs to r minus q union z। यानी रूट्स जो आएंगे वो रियल से तो होंगे बट कॉम्प्लेक्स नहीं होंगे, एंड z से होंगे, यानी वो या तो इरेशनल होंगे या फिर z से होंगे, ये कह रहा है इरेशनल यूनियन z। एंड ऑप्शन सी कह रहा है ऑलवेज बिलोंग्स टू c यूनियन c माइनस q। देन c माइनस q या तो कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं बट रैशनल नहीं होंगे, यहाँ भी यही कहा गया है रैशनल नहीं होंगे एंड z से भी हो सकते हैं। इसका मतलब है सिर्फ रैशनल नहीं होंगे और रूट्स चाहे कुछ भी हो। एंड देन लास्ट ऑप्शन कह रहे हैं कैन बिलोंग्स टू q माइनस z। सो वन बाय वन ऑप्शंस चेक करते हैं। गिवन क्या क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में एफ एक्स हमें एक मोनिक पॉलिनोमियल गिवन है जो जेड एक्स से बिलोंग्स कर रहा है। सो कोई भी पॉलिनोमियल जो जेड एक्स से बिलोंग्स करता है, एफ एक्स बिलोंग्स टू जेड एक्स, सो एफ एक्स किस टाइप का होगा। अगर एफ एक्स जेड एक्स से बिलोंग कर रहा है देन वो इस टाइप का होगा a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस सो ऑन an x रेज़ टू द पावर n बिलोंग्स टू अगर जेड एक्स होगा ये पॉलिनोमियल, देन ये क्या इम्प्लाई करेगा, यहाँ से जो कोफिशिएंट्स है a0 a1 a2 an ये सारे z से बिलोंग्स करेंगे। ठीक है, सो यहाँ से ये पॉलिनोमियल z x से बिलोंग्स कर रहा है बट साथ ही हमें गिवन है एफ एक्स मोनिक पॉलिनोमियल। सो अगर एफ एक्स मोनिक पॉलिनोमियल होगा जो हाईएस्ट पावर होगी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की, उसका जो कोफिशिएंट होगा वो हमेशा 1 होगा, ये मोनिक की कंडीशन होती है। सो ये इम्प्लाई कर रहा है यहाँ से जो an होगा वो 1 होगा। देन ये एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स हमारा सिंप्लीफाई हो जाएगा, यहाँ से a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर एंड सो ऑन x रेज़ टू द पावर n आ जाएगा इक्वल्स टू एफ एक्स। तो यहाँ से ये आ गया। सो ऑप्शन ए हमें क्या कह रहा है, ऑप्शन ए हमें कह रहा है कैन बिलोंग्स टू जेड। तो यहाँ कैन बिलोंग्स टू जेड का आ गया, यानी हमें काउंटर एग्जाम्पल लिखे अगर उसमें दिखा दी कि इसके रूट्स हैं एफ के वो जेड से बिलोंग्स कर देन हमारा क्वेश्चन यहाँ से ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑलवेज तो कह नहीं रहा, एक काउंटर एग्जाम्पल चाहिए। सो हमारे पास एक काउंटर एग्जाम्पल है, लेट अस टेक एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। सो यहाँ से इसका रूट क्या आएगा, रूट ऑफ दिस वन इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1। एक्स माइनस 1 आ गया, माइनस 1 बिलोंग्स टू जेड आ गया। सो रूट बिलोंग कर रहा है जेड से, सो दिस वन इज इम्प्लाइंग, यहाँ से ऑप्शन ए करेक्ट हो रहा है, कैन बिलोंग्स टू जेड। सो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। ऑप्शन बी कह रहा है ऑलवेज बिलोंग्स टू आर माइनस क्यू यूनियन जेड, यानी या तो कॉम्प्लेक्स या तो इरेशनल नंबर होगा या फिर जेड होगा, ये कह रहे हैं। बट यहाँ कॉम्प्लेक्स की कहीं चर्चा नहीं की हुई है, मतलब रूट कॉम्प्लेक्स भी पॉसिबल है बट यहाँ कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स भी नहीं होगा। सो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अगर हम यहाँ से काउंटर एग्जाम्पल लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, देन यहाँ से एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अगर लेते हैं इसके रूट्स क्या आएंगे, एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस आएगा और ये कॉम्प्लेक्स से बिलोंग्स कर रहे हैं।
सो ये कॉम्प्लेक्स से अगर बिलोंग्स कर रहे हैं देन यहाँ से ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया ना, ऑप्शन बी जो कह रहा है रूट्स हमेशा या तो रियल होंगे, रियल से, या तो इरेशनल होंगे, या फिर जेड होंगे। देन यहाँ से ऑप्शन बी तो इस काउंटर एग्जाम्पल से डिस्कार्ड हो गया। ठीक है, अब ऑप्शन सी और ऑप्शन डी की बात करते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है कैन बिलोंग्स टू क्यू माइनस जेड, मतलब रैशनल तो होंगे बट इंटीजर्स नहीं होंगी। फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी सारी, जिनका जीसीडी इक्वल्स टू 1 आएगा, मतलब पी बाई क्यू टाइप की आएगी वैल्यूज, पी बाई क्यू वेयर जीसीडी ऑफ पी एंड क्यू इक्वल्स टू 1, देन इस टाइप की आएगी। ऑप्शन डी तो ये कह रहा है। और ऑप्शन सी कह रहा है कैन बिलोंग्स टू सी माइनस क्यू, ऑलवेज बिलोंग्स टू सी माइनस क्यू यूनियन जेड, यानी ये दोनों एक दूसरे के कंट्राडिक्शन है। मतलब यहाँ तो ये कैन बिलोंग्स, यहाँ तो अगर हमें एक काउंटर एग्जाम्पल भी मिल जाए देन ये ऑप्शन सही हो जाएगा, बट यहाँ से ये कह रहा है इसमें बिलोंग ही नहीं कर रहा क्यू माइनस जेड में। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देन हमने पहले भी डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियोस में एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की में कि अगर पी बाई क्यू रूट होता है किसी भी पॉलिनोमियल एफ एक्स का, देन वहाँ उनका जीसीडी साथ ही पी बाई, लेट अस टेक पी बाई क्यू इज द रूट ऑफ एफ एक्स where GCD of P and Q equals to 1 and PQ belongs to Z and Q does not equals to 0। साथ ही ये कंडीशन भी लेनी, Q does not equals to 0, तभी P by Q डिफाइन होगा, अदरवाइज डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, देन ये रूट है एफ एक्स का। सो अगर ये एफ एक्स का रूट है देन यहाँ ए एन इक्वल्स टू 1 आएगा एंड क्यू, अगर ए एन इक्वल्स टू 1 देन यहाँ से क्या आएगा, अगर P by Q इज द रूट ऑफ एफ एक्स देन ये कंडीशन होती है, ये हमारे पास स्टेटमेंट होता है थ्योरम में ये कि अगर p बाई क्यू किसी पॉलिनोमियल का रूट है देन यहाँ से जो p आएगा वो a0 को डिवाइड करेगा एंड q जो आएगा वो an को डिवाइड करेगा। सो यहाँ से an x रेस टू द पावर n का कोफिशिएंट है और a0 कांस्टेंट कोफिशिएंट है। सो यहाँ से अगर देखें देन an इक्वल्स टू 1 है। सो अगर an इक्वल्स टू 1 है देन q डिवाइड्स an, q डिवाइड्स 1, देन ये इम्प्लाई कर रहा है यहाँ से q या तो +1 आएगा या -1 आएगा, तभी प्रॉपर डिवाइजर हो रहा है, तभी डिवाइजर डिवाइड करेगा। दैट इज वाई यहाँ से q इक्वल्स टू +-1 आ गया। सो p बाई क्यू इक्वल्स टू, ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, p बाई क्यू इक्वल्स टू, यहाँ से q तो +-1 आ गया। सो ये इम्प्लाई कर रहा है p बाई क्यू इज इक्वल्स टू +-p और +-p आने की वजह से हमने पहले कहा p एंड q बिलोंग्स टू z, देन p बिलोंग्स टू z आ गया। सो यहाँ से हमने जो p बाई क्यू रैशनल रूट लिया था वो रैशनल रूट प्रॉपरली z में ही कंटेन कर रहा है। सो ये इम्प्लाई कर रहा है यहाँ से जो हम रूट लेंगे कैन बिलोंग्स टू q माइनस जेड, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि कोई भी रूट जो q से बिलोंग्स करेगा वो z से ही बिलोंग्स करेगा, मतलब जो भी रूट होंगे उसके सारे इंटीजर रूट्स ही होंगे, अगर रियल रूट्स हैं देन इंटीजर ही होंगे। दैट इज़ वाई यहाँ से ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। एंड देन यहाँ से ऑप्शन सी कह रहे हैं या तो कॉम्प्लेक्स होंगे, और कॉम्प्लेक्स अगर नहीं होंगे देन रियल होंगे, देन रियल में हमेशा या तो क्यू कॉम्प्लीमेंट से होंगे इरेशनल या फिर जेड होंगे। सो यहाँ से ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। सो इस क्वेश्चन में हमारे पास ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी दोनों करेक्ट ऑप्शन है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। This one is last question of this video. In this question given that question number 88, which of the following statement are true? So कौन सा statement true होगा? फर्स्ट statement कह रहा है the multiplicative group of a finite field is always cyclic. ऑप्शन बी कह रहा है the additive group of a finite field is always cyclic. ऑप्शन सी कह रहा है there exists a finite field of any given order. There exists a finite field of any given order. And last statement कह रहा है there exists at most one finite field up to isomorphism of any given order. So ऑप्शन सी तो कह रहा है कि हर ऑर्डर के लिए एक फाइनाइट फील्ड एग्जिस्ट करता है, बट ऑप्शन डी कह रहा है हर गिवन ऑर्डर के लिए एटमोस्ट हाईएस्टली एक ही फाइनाइट फील्ड एग्जिस्ट करता है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि सबके लिए एक एग्जिस्ट करे, बट करेगा तो सिर्फ एक ही करेगा। ऑप्शन डी तो ये कह रहा है। ऑप्शन सी कह रहा है डेफिनेटली करेगा। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी कह रहे हैं ऑप्शन ए कह रहा है द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ अ फाइनाइट फील्ड इज ऑलवेज साइक्लिक, एंड ऑप्शन डी कह रहा है बी कह रहा है द एडिटिव ग्रुप ऑफ अ फाइनाइट फील्ड इज ऑलवेज साइक्लिक। सो देखते हैं वन बाय वन कौन से ऑप्शन करेक्ट होंगे। तो यहाँ भी हम स्टेटमेंट का काम में लेंगे डायरेक्ट रिजल्ट जो हमारे पास गिवन है। सो फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन 0 एंड p इज अ प्राइम नंबर then there exists a unique finite field up to isomorphism of order p raised to the power n. मतलब फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन 0 सारे पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स के लिए
जहाँ p प्राइम नंबर है, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक फाइनाइट फील्ड अप टू आइसोमॉर्फिज्म, मतलब एक यूनिक फाइनाइट फील्ड एग्जिस्ट करेगा अप टू आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ऑर्डर p रेज़ टू द पावर n के लिए। मतलब जब ऑर्डर p रेज़ टू द पावर n होगा, देन उसी केस में हमारे पास एक यूनिक फाइनाइट फील्ड एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो ये क्या इम्प्लाई कर रहा है यहाँ से ये इम्प्लाई कर रहा है या तो फाइनाइट फील्ड एक ही एग्जिस्ट करेगा या करेगा ही नहीं। मतलब जब ऑर्डर p रेज़ टू द पावर n होगा, देन इसी केस में हमारे पास फाइनाइट फील्ड एग्जिस्ट करेगा वेयर p इज़ प्राइम नंबर एंड n इज़ नेचुरल नंबर। तो उसी केस में फाइनाइट फील्ड एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा। देन ये इम्प्लाई कर रहा है देयर एग्जिस्ट अ फाइनाइट फील्ड ऑफ एनी गिवन ऑर्डर। तो यह स्टेटमेंट डिस्कार्ड हो गया कि किसी भी ऑर्डर के लिए फाइनाइट फील्ड एग्जिस्ट करना कोई ज़रूरी नहीं है। फाइनाइट फील्ड उसी केस में एग्जिस्ट करेगा जब ऑर्डर p रेज़ टू द पावर n होगा, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो देयर एग्जिस्ट अ यूनिक फाइनाइट फील्ड अप टू आइसोमॉर्फिज्म। सो एट मोस्ट वन फाइनाइट फील्ड हो गया ना, अप टू आइसोमॉर्फिज्म ऑफ एनी गिवन ऑर्डर। तो यहाँ से ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा एंड ऑप्शन सी डिस्कार्ड हो जाएगा। सो एक स्टेटमेंट से दो ऑप्शन तो हमने सिंप्लीफाई कर लिए। देन अब जो फाइनाइट फील्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं, अगर अंडर एडिशन लेंगे, सो अंडर एडिशन गैल्वा फील्ड होगा हमारे पास p रेज़ टू द पावर n का, वो आइसोमॉर्फिक होगा zp क्रॉस zp क्रॉस zp n टाइम्स। एंड अगर अंडर मल्टीप्लिकेशन लेंगे, देन गैल्वा फील्ड होगा जो फाइनाइट ऑर्डर का है p रेज़ टू द पावर n, वो आइसोमॉर्फिक होगा zp रेज़ टू द पावर n माइनस 1 के आइसोमॉर्फिक। मतलब यहाँ से अगर अंडर एडिशन हमने ग्रुप लिया है, देन ये zp क्रॉस zp टाइप का होगा, zp क्रॉस zp क्रॉस zp n टाइम्स। एंड अगर अंडर मल्टीप्लिकेशन लेंगे, देन zp रेज़ टू द पावर n माइनस 1 के आइसोमॉर्फिक होगा। सो ये हमें पता है, ये तो हमारे पास हमेशा साइक्लिक ग्रुप होता है, zm इज ऑलवेज अ साइक्लिक ग्रुप। सो यहाँ से ये zm के आइसोमॉर्फिक आ रहा है। बट यहाँ से zp क्रॉस zp, सो zp क्रॉस zp zm क्रॉस zn कोई ग्रुप है हमारे पास, देन ये कब साइक्लिक होगा? ये साइक्लिक सिर्फ उसी केस में होगा देन जीसीडी ऑफ एम एन इक्वल्स टू 1। अगर जीसीडी ऑफ एम एन डज नॉट इक्वल्स टू 1 आएगा, देन इस केस में साइक्लिक नहीं होगा। क्योंकि अगर हम लें Z2 क्रॉस Z2 या फिर Z2 क्रॉस Z4 या इसी भी टाइप का ग्रुप, देन इसमें ये जीसीडी ऑफ 2 and 2 डज नॉट इक्वल्स टू 1। दैट इज वाई Z2 क्रॉस Z2 जो ग्रुप आता है वो हमारे पास साइक्लिक नहीं होता। बट Z2 क्रॉस Z3 जो ग्रुप आएगा ये हमारे पास साइक्लिक होगा, क्योंकि जीसीडी ऑफ 2 and 3 इक्वल्स टू 1। दैट इज वाई यहाँ से अंडर एडिशन जो ग्रुप आएगा उसका साइक्लिक होना ज़रूरी नहीं है, बट अंडर मल्टीप्लिकेशन जो ग्रुप आएगा वो डेफिनेटली एक साइक्लिक ग्रुप होगा। सो यहाँ से ये इम्प्लाई कर रहा है, ऑप्शन ए कह रहा है द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ अ फाइनाइट फील्ड इज ऑलवेज साइक्लिक। देन ऑप्शन ए करेक्ट होगा, बट एडिशन फील्ड साइक्लिक होना कोई ज़रूरी नहीं है, जो कि हमने यहाँ से देख लिया है। तो यहाँ से ऑप्शन ए करेक्ट आ गया एंड ऑप्शन बी डिस्कार्ड हो गया। एंड सिमिलरली यहाँ से ऑप्शन सी डिस्कार्ड हो गया एंड ऑप्शन डी करेक्ट आ गया। सो इस क्वेश्चन में ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी आर करेक्ट ऑप्शंस। सो आज के इस वीडियो में हमने जून 2018 में पूछे गए एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के 2 क्वेश्चंस आर फ्रॉम पार्ट बी एंड 6 क्वेश्चंस आर फ्रॉम पार्ट सी। सो 2 क्वेश्चंस आर फ्रॉम पार्ट बी एंड 6 क्वेश्चंस आर फ्रॉम पार्ट सी। सो टोटल 8 क्वेश्चन डिस्कस किए। यहाँ से जो 2 क्वेश्चंस थे ये 3 मार्क्स के थे एंड देन यहाँ से जो 6 क्वेश्चन थे वो 4.75 मार्क्स में पूछे गए थे। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।